तो हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान जो पूरा वर्ल्ड था वो धीरे धीरे करके कैसे डिवाइड हो रहा था, कैसे कुछ कंट्रीज यूएसए की साइड में जा रही थी और कैसे कुछ कंट्रीज यूएसएसआर की साइड में जा रही थी, कुछ कंट्रीज इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रही थी, क्या क्या चीजें हुई, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। जैसे ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, दो सुपर पावर्स इमर्ज हुई जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से रिकैप के लिए हम कर लेते हैं। यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता था? कैपिटलिज्म। यूएसएसआर कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता था? कम्युनिज्म। ठीक है। और कुछ कंट्रीज यूएसए की कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी की सपोर्ट में जा रही थी, या कुछ कंट्रीज यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की सपोर्ट में जा रही थी। अलायंस बन रहे थे। अलायंस हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अलायंस को आप समझो कि उसकी टीम में उसकी फ्रेंड है। ठीक है, समझ आ रही है। और सबसे पहले जो ये डिवीजन थी वर्ल्ड की वो स्टार्ट हुई यूरोप से। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप था, हो सकता है आपको मिरर इमेज दिखाई दे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जो यूरोप था दैट वाज गोइंग विद यूएसए, एंड जो ईस्टर्न पार्ट था दैट वाज गोइंग विद द यूएसएसआर। इस कारण वेस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न अलायंस कहा जाता है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप को ईस्टर्न अलायंस कहा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यूरोप में जो वेस्टर्न अलायंस था कौन कंट्रोल कर रहा था, या किसका वेस्टर्न अलायंस था? यूएसए का। वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप में जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 12 स्टेट्स की थी। इट वॉज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 12 स्टेट्स विच वॉज फॉर्म्ड इन 1949। ओके। एंड इनका मेन फंडा ये था कि अगर नाटो में जो 12 स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब कंट्रीज हैं, ठीक है, स्टेट्स मतलब वो नहीं पंजाब हरियाणा ऐसे नहीं, स्टेट्स मतलब कंट्रीज। यहां पे स्टेट्स शब्द को कंट्रीज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर 12 में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप में, तो वो अटैक समझा जाएगा कि उन 12 के ऊपर ही हुआ है। नहीं समझ आया? देखो जरा, सपोज मेरी टीम है या हमारी एक टीम है, ठीक है, उसमें 12 मेंबर हैं। अगर हमारी टीम में किसी भी एक बंदे के ऊपर अटैक होता है या कुछ भी होता है सपोज, तो हम कंसीडर करेंगे कि वो जो अटैक था वो 12 के 12 जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं उनके ऊपर हुआ है। अगर किसी एक ने किसी को कुछ कहा तो हम ये समझेंगे कि वो जो चीज थी वो हम 12 लोगों को कही गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। क्या चीजें याद रखनी है नाटो में? नाटो की डेफिनेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई? 1949 में। कितने मेंबर्स थे? 12 मेंबर्स थे। मेन फंडा क्या था कि अगर मतलब ईच स्टेट वुड बी ऑब्लाइज्ड टू हेल्प ईच अदर इफ इन द केस एनीबडी अटैक ऑन any one state in the 12 states, it will be considered an attack on all states. Okay. और दूसरी तरफ ईस्टर्न अलायंस में कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था उसको कहा जाता है वॉर्सो पैक्ट, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1955। किसने फॉर्म किया? यूएसएसआर ने। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में लग गई। अब आप कहोगे कि भैया जी ये जो अलायंस थी या जो ये कंट्रीज थी, क्या ये अपने आप आ रही थी? इन यूएसए और यूएसएसआर का पार्ट अपने आप बन रही थी, अपनी विश से बन रही थी? तो हाँ, कुछ कंट्रीज अपनी विश के लिए बन रही थी क्योंकि उन्हें बहुत सी चीजों के सपोर्ट मिल रहा था, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा था, बिकॉज यूएसए एंड यूएसएसआर वर ग्रेट पावर्स विद मतलब फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग थे वो। दूसरी चीज, मिलिट्री की हेल्प मिल रही थी कभी कभार, जैसे उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे कुछ लड़ाई हो रही है तो पीछे से एक सपोर्ट है, बिकॉज यूएसए इज अ सुपर पावर एंड यूएसएसआर इज ऑल्सो अ सुपर पावर। तो एक तरह की सपोर्ट मिल रही है, डिप्लोमेटिक हेल्प मिल रही है। तो अपने फायदे के लिए भी कुछ अलायंस जो स्टेट्स थी वो इस अलायंस का पार्ट बन रही थी। लेकिन हाँ, कुछ कंट्रीज जो नहीं अपना रेजिस्ट कर रही थी बनने को, उनको यूएसए और यूएसएसआर ने अपना, जैसे कह सकते हैं, जबरदस्ती अपने अलायंस का पार्ट बनाया। ठीक है। और बदले में जो सुपर पावर्स थी उनको भी इनसे फायदा हो रहा था, इन अलायंस से बहुत सी चीजें मिल रही थी। ऐसा नहीं कि अगर कोई सुपर पावर है उसके नीचे उसकी छोटी छोटी स्टेट्स हैं तो सिर्फ छोटी स्टेट्स ही सुपर पावर से कमा रही हैं या कुछ फायदा हो रहा है उनको। यूएसए वाज
यूएसए एंड यूएसएसआर वर ऑल्सो मतलब गेटिंग मेनी थिंग्स फ्रॉम दीज स्मॉलर स्टेट्स। सबसे पहली बात तो ये जो स्मॉलर स्टेट्स थी ना, यहाँ पे वाइटल रिसोर्सेज बहुत थे, जैसे ऑयल था, मिनरल ऑयल्स वगैरह, मतलब बहुत सी मिनरल्स थे, ऑयल्स थे, इनको यहाँ से वाइटल रिसोर्सेज मिल रहे थे। दूसरी चीज, एक टेरिटरी मिल रही थी, एक जगह मिल रही थी जहां से ये अपने दुश्मनों, जैसे यूएसए का दुश्मन या मतलब उसको ओपोनेंट यूएसएसआर था, जैसे हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में डिस्कस किया कि यूएसएसआर ने क्यूबा के बीच में मिसाइल्स दाग दी थी बिल्कुल यूएसए के नीचे। गेटिंग द पॉइंट ना, कि एक टेरिटरी मिल रही थी कि जहां से अपने ओपोनेंट के ऊपर स्पाई रख सकें या मिसाइल्स वगैरह रख सकें या ट्रूप्स रख सकें, कुछ भी। तीसरी चीज, इनके जब एलायंस बन रहे थे तो इनकी आइडियोलॉजी फैल रही थी। फॉर एग्जांपल कि अगर यूएसए में 12 स्टेट्स हैं, यूएसए के जो अलायंस है उसमें 12 कंट्रीज हैं, यूएसएसआर की जो अलाय है उसमें 13 कंट्रीज हैं, तो किसकी आइडियोलॉजी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है पूरे वर्ल्ड को? तो 13 भी उसके पास है ना। गेटिंग द पॉइंट ना, कि इनके जितने जितने अलायंस बढ़ रहे थे, जितनी जितनी कंट्रीज इन अलायंसेस का पार्ट बन रही थी, उतनी उतनी इनकी आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही थी। और इससे कभी कभार ये मुद्दा उठता था कि कैपिटलिज्म कम्युनिज्म से बेटर है, जब कैपिटलिज्म वाली साइड पे ज्यादा कंट्रीज आ जाती थी, और वाइस वर्सा। गेटिंग द पॉइंट। यूरोप के बाद ये डिवीजन स्टार्ट हुई ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया में। वहां पे 2 अलायंस सिस्टम और बने जो कि दोनों ही यूएसए ने बनाए थे, सीटो एंड सेंटो। सीटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954 एंड सेंटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955। सीटो की फुल फॉर्म थी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटो की फुल फॉर्म थी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस यूएसए ने बनाई थी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये अलायंस सिस्टम बढ़ रहा था वैसे वैसे अलायंस सिस्टम में दरारें भी शुरू हो रही थी। इसका एग्जांपल है कि जैसे यूएसएसआर का अलाय था चाइना, लेकिन यूएसएसआर की लड़ाई चाइना के साथ हुई 1950s में और 1969 में भी। किस कारण हुई? एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट के कारण। मतलब टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज नथिंग बट जगह के कारण, जैसे लैंड के कारण, बॉर्डर्स के कारण, बाउंड्रीज के कारण। ठीक है, एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट के कारण यूएसएसआर और चाइना की एक छोटी सी ब्रीफ वॉर हुई थी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ इन द अलायंस सिस्टम इटसेल्फ देयर वर डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स वी कैन से। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट बनी थी। न्यूली इंडिपेंडेंट मतलब जिनको अभी नई नई आजादी मिली थी। जैसे उसमें से एग्जांपल है हमारा इंडिया। रिमेंबर, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई 1945 में एंड हमारा इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1947 में। तो और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह कब से स्टार्ट हुई है? 1949 में, 1955 में। तो इस दौरान इंडिया को अभी नई नई आजादी मिली थी और इंडिया नहीं चाहता था, और इंडिया जैसे जो नए नए देश और भी बने थे वो नहीं चाहते थे कि वो फिर से गुलाम बने या वो फिर से अपनी जितनी जल्दी उन्होंने आजादी को पाया उतनी जल्दी वो आजादी को खो भी दें। बिकॉज अगर आप किसी भी अलायंस का बनते हो हिस्सा, तो आपको उस सुपर पावर, सपोज अगर आप नाटो का हिस्सा बन रहे हो विच इज रूल्ड बाय यूएसए, तो आपको यूएसए के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। एक तरह का आपको एक आजादी थोड़ना है, आपको तो चलना, आपका सिस्टम ही पूरा यूएसए के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऐसे ही जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, they were not in the favor of joining either of the alliance, so they formed their another different alliance which was named as NAM, non-aligned movement. Okay, and this organization कह सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की जो नए देश थे, आजाद हुए देश, कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बनो ताकि आप इन अलायंसेस से बच सको, आप किसी भी अलायंस का पार्ट ना बनो। गेटिंग द पॉइंट? सो ये हम डिस्कस करेंगे आगे एरेनास के बाद, चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी वगैरह में डिस्कस करेंगे। नाम कैसे फॉर्म हुआ, कौन कौन फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंडिया का क्या रोल रहा, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, goodbye and thank you.